अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फजल रहमान रहमानी। आज मुरखा 19 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। राजस्थान में बिपरजॉय तूफ़ान का असर साफ जाहिर है। रियासत के बाड़मेर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल मूसलाधार बारिश ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने रोजगार के मामले पर एक बार फिर मरकज की मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेक्टर में रोजगार के मौके कम होने पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मुल्क में रोजगार में कमी के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। सैकड़ों भारतीय तलबा कनाडा में आला तालीम के हुसूल के नाम पर जालसाजों का शिकार हो गए हैं। गैर मेयारी और फर्जी यूनिवर्सिटियों में दाखिले की वजह से उनका मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। क्या है मामले की हकीकत, तफसीलात में देखिए। जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह हजरत मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि यकसा सिविल कोड का मकसद हिंदू मुसलमान के दरमियान फासला पैदा करना और उन्हें अलग करना है। यकसा सिविल कोड पर एक बार फिर मुल्क भर में बहस का आगाज हो गया है। बिहार और यूपी में शदीद गर्मी का कहर बरपा है। दोनों रियासतों में गुज़िश्ता 3 दिनों में हीट स्ट्रोक की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 100 के करीब पहुंच चुकी है। चीन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने आला हुक्काम से मुलाकातें की। ताहम मुबस्सरीन के मुताबिक इस दौरे के दौरान किसी बड़ी सिफारती पेशरफ्त के इम्कानात कम हैं। दुनिया की इन दो सबसे बड़ी मईशतों के बाहमी ताल्लुकात इन दिनों काफ़ी कशीदा हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर चकवाल में मोटरवे पर साल्ट रेंज कलर कहार के मकाम पर मुसाफिर बस को गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले हादसे में कम से कम 12 अफराद हलाक और 15 दीगर जख्मी हो गए हैं। दुनिया भर में फादर डे यानी वालिद को खराज तहसीन पेश करने का दिन जून के तीसरे इतवार यानी गुज़िश्ता रोज़ मनाया गया। इस दिन लोग खासतौर पर ईसाई हजरात वालिद को खराज तहसीन पेश करते और तहाइफ देते हैं। मगर इस दिन की शुरुआत कैसे हुई, आज की दूरबीन में तफसील के साथ देखिए। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किर्गिज़स्तान में बेटियों ने भारत का नाम रोशन किया है। भारत की खातून पहलवानों ने 3 तलाई और 4 नकरई समेत 8 तमगों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर कहा कि वो अहमदाबाद के पिचों पर खेलने से क्यों मना कर रहे हैं। क्या ये आग उगलती है या वहां भूत प्रेत आते हैं? जाओ और खेलो, खेलो और जीतो। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। राजस्थान में तूफान बिपरजॉय के असर की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है। दरी असना बाड़मेर शहर में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है और 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। समुद्री तूफान बिपरजॉय की वजह से राजस्थान में कई अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों से जारी मुसलसल मूसलाधार बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। बारिशों से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मूसलाधार बारिश ने बाड़मेर, सरोही और जालोर में सूरत हाल ख़राब कर दी और बाड़मेर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मूसलाधार बारिश के बायस 500 से ज़ायद देहात में ब्लैकआउट का ऐलान कर दिया गया। NDRF और SDRF की टीमें राहत और बचाव के कामों में लगातार मसरूफ़ हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दरी असना महकमे मौसमियात ने रियासत के 8 अजला में शदीद बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात ने बाड़मेर, जालौर और सरोही में बारिश के हवाले से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा पाली और जोधपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि झुंझुनू, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, चूरू, सीकर, उदयपुर, नागौर, जयपुर, जयपुर सिटी, राजसमंद, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, दौसा, कोटा और बिंडी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिपरजॉय 16 जून की रात 11:30 बजे जुनूब मशरक़ी पाकिस्तान से मुल्हिक़ा जुनूब मगरबी राजस्थान और धौलावीरा के शुमाल मशरक़ में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर कच्छ के ऊपर एक गहरे दबाव में तब्दील होकर कमज़ोर हो गया था। आपको याद दिला दूं कि समुद्री तूफान बिपरजॉय जुमेरात को गुजरात के झाकाऊ बंदरगाह के करीब लैंडफॉल किया था। उसने मगरबी साहिली रियासत के कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में तबाही के निशानात छोड़े थे। इसके बाद जैसे ही यह तूफान राजस्थान में दाखिल हुआ, जुमा को जालौर, सरोही, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो गई। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई थी। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पीएसयूज भारत का फख्र हुआ करता था और रोजगार के लिए हर नौजवान का ख्वाब, लेकिन आज वो हुकूमत की तरजीह नहीं है। मुल्क के पीएसयूज में मुलाजमतें 2014 में 16.9 लाख से कम होकर 2022 में महज 14.6 लाख रह गए। क्या तरक्की पसंद मुल्क में नौकरियां कम होती हैं?
उन्होंने मजीद लिखा कि BSNL में 1,81,127 नौकरियां खत्म हुई, सेल में 61,928, MTNL में 34,997, CECL में 29,140, FCI में 28,063 और ONGC में 21,120 नौकरियां खत्म हो गई। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म कर दी। इससे कबल राहुल गांधी ने मणिपुर तशद्दुद मामले में भी बीजेपी पर सख्त नुक्ताचीनी की थी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि बीजेपी की नफरत की सियासत ने मणिपुर को 40 दिन से ज्यादा से आग में झोंक रखा है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। वजीर आजम भारत को नाकाम कर चुके हैं और मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। तशद्दुद के इस सिलसिले को खत्म करने और अमन बहाल करने के लिए एक ऑल पार्टी वफ्द को रियासत भेजा जाना चाहिए। राहुल ने मजीद कहा कि आइए इस नफरत के बाजार को बंद करें और मणिपुर के हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोलें। डाइशी वाले की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 700 से ज्यादा तलबा को इस वक्त कनाडा से मुल्क बदरी का सामना है। तकरीबन 4 बरस कबल कनाडा में तालीम के लिए उन्होंने स्टडी वीजा के मकसद से कॉलेजों की तरफ से जारी करदा जो एडमिशन लेटर जमा कराए थे वो फर्जी पाए गए हैं। नई दिल्ली ने ओटावा के साथ इस मसले को उठाया है, जिसके बाद कनाडियाई हुकूमत ने तलबा की मुल्क बदरी को फिलहाल रोक दिया है। ताहम बहुत से तालिबे इल्मों का कहना है कि वो वीज़ा एजेंटों और एजुकेशन काउंसलरों के धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। यह मामला पहली बार मार्च में उस वक्त सामने आया जब कनाडा में मुतअद्दिद तलबा ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरखास्तें दी, जिसके बाद कनाडियाई सरहदी एजेंसी को पता चला कि उनके दस्तावेजात जाली हैं। तदरीसी माहिरीन इसके लिए उन नाम नेहाद एजुकेशन काउंसलरों को मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं जो हर साल भारतीय तलबा को भारी भरकम फीस के बदले में बैरून मुल्क की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में दाखिला दिलाने की पेशकश करते हैं। ये एजुकेशन काउंसलर आमतौर पर गैर मेयारी तालीमी इदारों से वाबस्ता होते हैं और बाज़ नौजवानों को तालीम के हुसूल से कोई गर्ज नहीं होती। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक भारतीय तलबा इस वक्त दुनिया के 240 मुल्कों की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया भारतीय तलबा की पसंद में सर फेरिस्त है, लेकिन भारतीय तलबा की एक बड़ी तादाद आला तालीम के लिए उज़्बेकिस्तान, फिलिपाइन, रूस, आयरलैंड, किर्गिज़स्तान और कजाकिस्तान भी जाती है। भारत ने गुज़िश्ता बरस अमेरिका में सबसे ज्यादा बैनुल अक़वामी तलबा की तादाद के लिहाज से चीन को पीछे छोड़ दिया था। ऑस्ट्रेलिया की कम से कम 5 यूनिवर्सिटियों ने गुज़िश्ता माह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की रियासतों के भारतीय तलबा की दरखास्तों पर पाबंदियां लगा दी थीं। इसी तरह बरतानिया की हुकूमत ने हाल ही में भारतीयों समेत बैरून मुल्क के तलबा के हवाले से एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया था। बरतानिया कुछ अरसे से हिजरत की तादाद को रोकने की कोशिश कर रहा है और लोगों को बरतानिया में काम करने के लिए पिछले दरवाजे से स्टूडेंट वीजा का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए काम कर रहा है। गुज़िश्ता बरस तलबा की तरफ से जारी किए गए 4,86,000 वीज़ों में सबसे बड़ी तादाद स्टूडेंट्स वीज़े की थी। दरअसल जाली कॉलेजों के हवाले से तहकीकात के हिस्से के तौर पर भारतीय हुक्काम ने अब तक पंजाब से एक ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया है, जिस पर दर्जनों बैनुल अक़वामी तलबा के दस्तावेजात की जालसाजी का इल्ज़ाम है। जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने यकसा सिविल कोड पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि हम यकसा सिविल कोड की मुखालिफत करेंगे लेकिन सड़कों पर नहीं आएंगे। लोकसभा इंतखाबात 2024 से पहले एक बार फिर यकसा सिविल कोड को लेकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। उत्तराखंड में जहां इसके निफाज की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, वहीं जमीयत उलमा हिंद समेत तमाम मुस्लिम तंजीमें खुलकर इसकी मुखालिफत कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यकसा सिविल कोड का मुसव्वदा पूरी तरह तैयार किया जा चुका है और इस हवाले से एहतजाज की आवाज़ें भी उठने लगी हैं। जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यकसा सिविल कोड का मकसद हिंदू और मुस्लिम के दरमियान फासला पैदा करना और उन्हें अलग करना है। ये लोग यानी मौजूदा हुकूमत बताना चाहते हैं कि जो काम मुल्क की आज़ादी के बाद से किसी हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ नहीं किया था, वो काम मौजूदा हुकूमत कर रही है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यकसा सिविल कोड को लेकर सड़कों पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो जो उनके खिलाफ हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और वो ऐसा नहीं चाहते। सियासी जमातें भी इस ज़ाब्ते अखलाक के बारे में ये गुमान कर रही हैं कि यह हुकूमत का सियासी पहलू है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वहीं मुस्लिम सियासतदान भी यूसीसी की तजवीज़ की खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आज़मी और कांग्रेस पार्टी के रहनुमा सलमान खुर्शीद इसे बीजेपी का एजेंडा करार दे रहे हैं। बिहार और यूपी में शदीद गर्मी का कहर बरपा है। दोनों रियासतों में गुज़िश्ता 3 दिनों में हीट स्ट्रोक की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 100 के करीब पहुंच गई है।
محکمہ موسمیات نے 19 جون تک ایسی ہی شدید گرمی کے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ شمالی بھارت بالخصوص اتر پردیش اور بہار میں جون کی جان لیوا گرمی سے عام زندگی بری طرح متاثر ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ اتر پردیش کے بلیا ضلع ہسپتال میں 72 گھنٹے میں 54 افراد کی موت ہوئی ہے، جبکہ 400 افراد ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اموات میں اچانک غیر معمولی اضافہ اور مریضوں کو بخار، سانس لینے میں تکلیف اور دیگر پریشانیوں کے باعث ہسپتال میں داخل کرایا جا رہا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ متحرک ہے، تاہم انہیں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ گزشتہ 3 دنوں میں بلیا کے ایک ضلع ہسپتال میں 400 سے زیادہ لوگوں کو بخار، سانس لینے میں دشواری اور دیگر صحت کی پیچیدگیوں کی شکایت کے ساتھ داخل کرایا گیا تھا۔ 15 سے 17 جون کے درمیان کم از کم 54 مریضوں کی موت ہو گئی۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ ہسپتال میں داخل ہونے والے زیادہ تر مریضوں کی عمر 60 برس سے زیادہ تھی۔ بلیا کے چیف میڈیکل افسر جینت کمار نے خبر رساں ادارہ ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ تمام افراد کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا تھے اور شدید گرمی کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ اموات ہارٹ اٹیک، برین اسٹروک اور ڈائریا کی وجہ سے ہوئیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اتوار 18 جون کو چین پہنچنے کے بعد وہاں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ بیجنگ کے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں آمد پر چینی وزیر خارجہ جن گانگ نے اپنے امریکی ہم منصب کا استقبال کیا۔ اس ملاقات سے قبل دونوں نے میڈیا کے نمائندوں سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ اینٹونی بلنکن گزشتہ 5 برسوں میں چین کا دورہ کرنے والے اعلیٰ ترین امریکی اہلکار ہیں۔ ان دونوں روایتی حریف ممالک کے باہمی تعلقات ان دنوں اپنی نچلی ترین سطح پر ہیں اور اسی لیے سیاسی مبصرین کی رائے میں اس دورے سے صورتحال میں تبدیلی یا دو طرفہ اختلافات میں کمی کے امکانات کافی کم ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ آج بروز پیر تک چین میں ہوں گے۔ اس دوران ان کی اعلیٰ چینی سفارتکار وانگ ای سے بھی ملاقات طے ہے۔ امکان ہے کہ ان کی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوگی۔ بلنکن کے اس دورے کا مقصد ایسے سفارتی چیلنجز کا قیام ہے جن کی مدد سے دونوں ممالک کے مابین آزادانہ اور براہ راست مکالمت جاری رہے تاکہ اختلافات باقاعدہ تنازع کی شکل اختیار نہ کریں۔ یہ توقعات بھی ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ کے اس دورے سے دیگر اعلیٰ حکام کے مستقبل قریب میں دوروں کی راہ بھی ہموار ہوں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہفتے کے روز ہی ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ آئندہ ماہ اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کے خواہاں ہیں۔ چین کے لیے روانگی سے قبل جمعہ کے روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلنکن نے بتایا تھا کہ ان کے اس دورے کے 3 اہم مقاصد ہیں: بحران سے نمٹنے کے لیے کسی سفارتی نظام کا قیام، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات اور متعلقہ خدشات کے بارے میں براہ راست بات کرنا، اور تعاون کے ممکنہ مواقع کا تعین۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چکوال میں موٹر وے پر سالٹ رینج کلر کہار کے مقام پر مسافر بس ہفتے کے روز حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں 12 افراد ہلاک اور 15 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں 3 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ حادثہ راولپنڈی سے جھنگ جانے والی مسافر کوچ کو پیش آیا، جس میں موٹر وے حکام کے مطابق عملے سمیت 32 سے زیادہ افراد سوار تھے۔ حکام کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی موٹر وے پولیس، ریسکیو اور دیگر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو فوری چکوال میں موجود ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا، جہاں مزید 2 افراد جاں بر نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ موٹر وے کے اس حصے میں پہاڑی موڑ پر اوور اسپیڈنگ کے باعث گاڑی بے قابو ہوئی اور بریک کام نہ کر سکی اور بس بے قابو ہو کر روڈ کی دوسری طرف جا گری۔ حادثے کا شکار ہونے والی بس میں 34 مسافر سوار تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی سوشل میڈیا پر اس حوالے سے صارفین نے جہاں اس مقام پر متعدد بار جان لیوا حادثات ہونے پر تشویش کا اظہار کیا، وہیں کئی صارفین نے یہاں طبی سہولیات کی فراہمی اور آگاہی بڑھانے پر بھی بات چیت کی۔ دنیا بھر میں رواں برس فادرز ڈے یعنی والد کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن جون کے تیسرے اتوار یعنی گزشتہ روز منایا گیا۔ اس دن لوگ والد یا والد جیسی شخصیت جیسے دادا کو خراج تحسین پیش کرتے اور تحائف دیتے ہیں۔ مدرز ڈے کو سینکڑوں سالوں سے منایا جا رہا ہے، لیکن فادرز ڈے کو منانے کی تاریخ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اس دن کو منانے کی ابتدا شاید امریکہ میں ہوئی تھی اور اس کی شروعات کیسے ہوئی اس سے متعلق کئی کہانیاں ہیں۔ ان میں سب سے مشہور اور زیادہ عام یہ ہے کہ اس کی شروعات واشنگٹن میں سونورا لوئس اسمارٹ نامی ایک خاتون نے کی تھی۔ ان کی والدہ کے چھٹے بچے کی پیدائش کے وقت موت کے بعد ان کے کنبے کی پرورش ان کے والد نے کی تھی۔ سن 1909 میں سونورا نے چرچ میں مدرز ڈے کے حوالے سے ایک تقریر سنی اور انہیں اسی وقت خیال آیا کہ فادرز ڈے بھی منایا جانا چاہیے۔ چند مقامی مذہبی رہنماؤں نے ان کے اس خیال پر اتفاق کیا اور یہ مانا جاتا ہے کہ 19 جون سن 1910 کو پہلی بار غیر سرکاری طور پر فادرز ڈے منایا گیا تھا، جس کے بعد سن 1966 میں صدر لنڈن بی جانسن نے فیصلہ کیا کہ ہر سال جون کے تیسرے اتوار کو فادر ڈے منایا جائے گا۔ اس کے 6 سال بعد امریکی صدر ریچرڈ نکسن نے اس قانون پر دستخط کر دیے تھے۔ میکسیکو میں بھی ہر سال جون کے تیسرے اتوار کو ہی فادرز ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن ہر سال میکسیکو شہر میں
13 मील तवील रेस का इनेकाद किया जाता है जिसे फादर्स डे रेस कहा जाता है और इसमें बच्चे अपने वालिद के साथ शिरकत करते हैं। नेपाल में बच्चे अपने वालिद को तोहफे के तौर पर मिठाई देते हैं जिसके जवाब में वालिद अपने बेटों और बेटियों को दुआएं देते हैं। ऐसे अफराद जिनके वालिद फौत हो चुके होते हैं वो मजहबी मकामात पर जाकर उनकी याद में दुआएं करते हैं। फ्रांस में फादर्स डे रिवायती तौर पर एक कैथोलिक त्यौहार था, लेकिन इसे कमर्शियल वजूहात की बाइस 1900 की दहाई में दोबारा मुतारफ करवाया गया। अब इस दिन हर तरह के तोहफे दिए जाते हैं जिनमें गुलाब भी शामिल है। फ्रांस में यह रिवायत है कि अगर आपके वालिद जिंदा हैं तो उन्हें सुर्ख गुलाब देना है, लेकिन अगर आपके वालिद फौत हो चुके हैं तो उनकी कब्र पर सफ़ेद गुलाब चढ़ाए जाते हैं। किर्गिज़स्तान के बेशकिक में मुनक्किद हो रही एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 23 उम्र वाले ज़ुमरे में भारत की बेटियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके कई तमगों को अपने नाम किया है। 10 में से 8 भारतीय पहलवानों ने तमगा हासिल किया। खातून पहलवानों ने 3 तलाई, 4 नकरई और 1 कांसे का तमगा जीता है। इन खातून पहलवानों में से 5 का ताल्लुक हरियाणा से है। खातून ज़ुमरे की चीफ ट्रेनर अलका तोमर और वीरेंद्र दहिया ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में पहलवानों की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इससे कबल अंडर 17 उम्र वाले ज़ुमरे में भी खातून पहलवानों ने 7 तलाई तमगा समेत 9 तमगे हासिल किए थे और फहरिस्त में पहला मकाम हासिल कर मुल्क का नाम रोशन किया था। अब उनके सीनियर पहलवानों ने भी नंबर 1 पोजीशन हासिल कर मजीद खुशियां फराहम की हैं। यकरोज़ा क्रिकेट मैचों का आलमी कप भारत में अक्टूबर माह से शुरू होगा, लेकिन इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खेलने को लेकर अभी तक तजब्जुब वाली हालत देखने को मिल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी चीफ नजम सेठी का कहना है कि हुकूमत से इजाजत मिलने पर पीसीबी अपने खिलाड़ियों को भारत भेजेगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यकरोज़ा आलमी कप में भारत और पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद के मैदान पर हो सकता है। हालांकि पीसीबी ने इस मैदान में खेलने पर एतराज जाहिर किया है। इस मामले में पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने अपने ही क्रिकेट बोर्ड को फिटकार लगाई है। शाहिद आफरीदी ने एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर कहा कि वो अहमदाबाद की पिचों पर खेलने से क्यों मना कर रहे हैं। क्या ये आग उगलती है या वहां भूत प्रेत आते हैं? जाओ और खेलो, खेलो और जीतो। अगर ये क़यास आराई पर मबनी चैलेंजेस हैं तो उनसे निमटने का वाहिद तरीका एक बड़ी जीत है। आफरीदी का मानना है कि पीसीबी को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए और इस मैदान पर खेलने से मना करने की जगह भारत को उनकी सरजमीन पर शिकस्त देकर मैदान पर जवाब देना चाहिए। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में महबूब आलम रहमानी, मोहम्मद नेमतुल्लाह, मुश्ताक शेख, मौलाना अब्दुल सुभान रहमानी, मोहम्मद मुज़क्किर, इनामुल हक, राबिया बसरी, फैज़ान कौसर साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।